बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना। जी बिल्कुल, मैं हूं अजीम राना और कैसे मेरे साथ हैं हिना नियाजी। जी जी, थैंक यू। कैसे हैं अजीम आप? सुबह का आगाज कैसा हुआ? आई एम गुड, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप बताएं। वेल्दी, ये वेल्दी पे मेरा फोकस है। इतनी महंगाई में भी वेल्दी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कह तो सकते हैं ना, कहने में क्या है, कह तो सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो चीज आप चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो उसको इमेजिन करना शुरू करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एग्जैक्टली। और वो अपने बारे में उस तरह से तस्वुर करना शुरू कर दें, वो अल्फाज, वो जुमले कहना शुरू कर दें और फिर यू विल सी मैजिक। वो चीजें होती हुई नजर आएंगी और आप उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। सो आज से मैं भी कहूंगी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, सबको कहना चाहिए भाई, इसमें क्या है, सबको कहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसके अलावा भी क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छी बात बिल्कुल करेंगे और अच्छी बातें ही करनी चाहिए। और क्योंकि अच्छी बातों से जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अच्छी बातें दिल पर बड़ा गहरा असर छोड़ती हैं और हम इसीलिए रोजाना की बुनियाद पर एक अच्छी बात अपने देखने वाले, अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं, ताकि जो हमारी कही हुई अच्छी बातें हैं, मतलब हम तो रेफर कर रहे हैं, कहीं तो हस्तियों ने है ये अच्छी बातें, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी अच्छी बातें आपके दिल पर असर करें। तो आगाज में आपको बताएंगे जी कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी ही खूबसूरत नसीहत है कि तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात, और हमें इसको अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है। ऐसा होता है कि लोग हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एक गलती कर लें तो हम दिल में रख के बैठ जाते हैं कि इसने ऐसे किया। और मुझे लगता है कि हमें एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हमें वोकल होना चाहिए, हमें बताना चाहिए अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है या हम किसी की कोई बात से हर्ट होते हैं। जब हम दिल में रख के बैठ जाते हैं ना, तो ये बहुत बुरी बात है। आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको अगले को बताना चाहिए, ताकि वो अपनी गलती का एतराफ करे और आपसे माजरत करे। अपनी ही बात से इसको इस तरह से रिलेट करूंगा, जैसे मैंने स्टार्ट में बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, कि आप जैसा तसव्वुर करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसी ही चीजें आपके इर्द गिर्द रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अपने दिल में बुग़्ज़ या कीना रखेंगे और अपने दिल में गुस्सा रखेंगे, तो वो आप पर ही उल्टा असरअंदाज होगा। जिस शख्स के बारे में आप ऐसी सोच रखते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आप बात लिख लें। बिल्कुल, उसको अक्सर ऐसे होता है कि हम किसी से नाराज होते हैं, हमारे दिल में कोई बात होती है और अगले इंसान को पता भी नहीं होता। तो अगर आप किसी से नाराज हैं, आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आप उन्हें जरूर बताएं, आप पॉइंट आउट करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप दिल में रख के बैठ जाएं बुग़्ज़ और कीना, और फिर दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। और माफ करना सीखें भाई, माफ करें, दरगुजर करें। अपनी 1000 गलतियों को हम लोग माफ करते हैं। यू एक्चुअली फील एम्पावर, है ना? जब आप दरगुजर करना सीख जाते हैं, आप माफ करना सीख जाते हैं, तो आप इवेंचुअली ग्रो करना शुरू कर देते हैं जिंदगी में। बिल्कुल, और अजीम मुहर्रमुल हराम का महीना है, वो भी हमें सब्र की तलकीन ही करता है, हमें सब्र सिखाता है। और 7 मुहर्रम की मुनासिबत से हम आज आप तक अहम बात ये पहुंचाएंगे। आज 7 मुहर्रमुल हराम है और इसी रोज उमर इब्ने हज्जाज को 500 सवारों समेत नहर फुरात पर इसलिए मुकर्रर कर दिया गया कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम के खैमे तक पानी ना पहुंचने पाए। पूरी तारीख गवाह है कि कभी भी कायनात के किसी खित्ते में किसी इंसान को पानी से महरूम नहीं किया गया। पानी बंद हो जाने के बाद अब्दुल्ला इब्ने हसीन ने निहायत करीह लफ्जों में तानाजनी की, जिससे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम को सख्त सदमा पहुंचा। और इसी रोज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इब्ने साद से मुलाकात की और उसे अपने खून से हाथ रंगने से मना किया। बिल्कुल जी, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या अहम डेवलपमेंट हो रही है, हम वतनों की जिंदगी का पहिया कैसे घूम रहा है। स्पोर्ट्स की भी बात करेंगे, सियासत पर भी बात करेंगे, सियासत के मैदान में भी ओवरऑल सिचुएशन बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो एक जायजा लेते हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश नाकाम, इत्तेहादियों के सख्त एतराज़ात। निगरान सेटअप को मईशत समेत अहम फैसलों का इख्तियार, इलेक्शन एक्ट की तरमीम मंजर-ए-आम पर। कशकोल तोड़ने के दावेदार, हुकूमत की तरक्याती स्कीमों के लिए 51 अरब की मंजूरी। केपी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, खुदकुश हमले में अदनान आफरीदी शहीद। IMF से डॉलर मिलने के बावजूद रुपए की तनज़्ज़ुली, डॉलर 8 दिन में 12 रुपए महंगा।
एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी विमेन्स क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। भारतीय मुत्तहिदा ऑपोजिशन का मोदी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। तो न्यूज़ राउंड अप आपने जाना कि इस वक्त मुल्क और बैन अल-अक़वामी सतह पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन अभी जिक्र करते हैं हम सियासी मंजरनामे का कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और पॉलिटिकल वाइब क्या बनी हुई है जी, ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या है मुल्क में। तो हुकूमत जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रही है, जो कि एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अलावा आपको बताएं तो जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उनके जाने की मुद्दत करीब है, लगभग 16 से 17 दिन बाकी हैं। फिर हमने देखा है ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों का आए दिन आगाज किया जा रहा है। और ये एक कोशिश होती है कि अपने वोटर्स को राम करने की, इलेक्शन कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, सॉर्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन के। इसके बाद इलेक्शन में जाना है, फिर वोट भी तो लेना है। तो जो जरूरी बात है जी वो इलेक्शन रूल्स में तरमीम की है। हमने ये देखा है कि इत्तेहादी जमातें ही इस पर एतराज़ात उठाती नजर आई और गुज़िश्ता रोज़ भी असम्बली के इजलास में यही जो है वो गुफ्तगू, यही मौजू ज़ेर बहस रही है। हुकूमत ये चाहती है, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून का अगर जिक्र करें, हमने जैसे हालिया दिनों में देखा है कि इसहाक डार का नाम गर्दिश कर रहा था। अगरचे वो जयमगोइयां जो है अब दब चुकी हैं, लेकिन कहीं से तो ये धुआं उठा था, कहीं से तो ये हवा आई थी। तो इसहाक डार साहब का नाम गर्दिश कर रहा था और फिर अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम इस हवाले से की जा रही है कि जो भी निगरान सेटअप आए, जो इंटरिम गवर्नमेंट आए, उसको इजाफी इख्तियारात बिल्कुल वही इख्तियारात जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होते हैं। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन वही कि अपनों ने ही इस पर एतराजात उठाए हैं, तो इस पर राय लेते हैं अपने बिल्कुल जी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने के लिए सरगर्म है। अगर इत्तेहादियों की बात की जाए तो उन्होंने सख्त एतराजात उठा दिए हैं। नून लीग ये निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा करके क्या मकासद हासिल करना चाहती है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आइन बड़ा वाज़ेह है। निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबात पुरअमन तरीके से और शफाफ अंदाज में उसको यकीनी बनाना है। लेकिन अब अगर हम निगरान हुकूमत के और निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं और उनको माशी अमूर समेत दीगर अहम मामलात की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि लगता यह है कि निगरान हुकूमत निगरान नहीं रहेगी, बल्कि ये शायद अबूरी सेटअप बन जाएगा और लंबे अरसे के लिए बनेगा। और ये सियासतदान अगर अपने हाथ से खुद ये फैसले कर रहे हैं तो फिर उस पर मातम ही किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ना, निगरान हुकूमत का काम तो इलेक्शन कराना था। अब आप उनको माशी अमूर के फैसले क्यों दे रहे हैं? वो कोई अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, जो मुंतखब हुकूमत आएगी, वो बड़े माशी फैसले कर सकती है। लेकिन लगता यह है कि शायद खेल कुछ और है। निगरान हुकूमत से शायद निगरानों वाला काम ना लिया जाए और उनसे कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसियां डिजाइन की जाए। आपने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया सर, कि लग रहा है कि इंटरिम सेटअप नहीं है बल्कि कोई अबूरी हुकूमत है। तो किस तरह से ये एक अबूरी हुकूमत बन सकती है? क्योंकि आइन में तो ये भी वाज़ेह है कि असेंबलियां वक्त से पहले तहलील की जाती हैं, तो 90 रोज में इंतखाबात होंगे, अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 60 दिन में होंगे। तो इंतखाबात तो होंगे और फिर निगरान सेटअप जो है उनका आने का मकसद ही इंतखाबात करवाना है, वो उसको डिले कैसे कर सकता है? देखिए ना, आइन में तो ये भी वाज़ेह है ना कि निगरान हुकूमत के क्या इख्तियारात हैं। अब आप आइन में इसमें तरमीम करके अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कुछ नतीजा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान में काश आइन की हुक्मरानी होती ना। अगर आइन की हुक्मरानी होती तो फिर 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के भी इंतखाबात हो जाते। यहाँ तो हमने आइन को अपने जाती मफादात के लिए, जाती ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया है। और जो लोग इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं वो भी कोई आइनी रास्ता निकाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े बड़े शानदार किस्म के कानूनी माहिरीन हैं जो हमेशा से हुक्मरानों को फैसिलिटेट करते रहे। जी अच्छा सलमान आबिद साहब, 25 जुलाई 2018 के इलेक्शंस को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि अब तक मुल्की सियासत कितनी तब्दील हो चुकी है? 25 जुलाई 2018 से लेके 25 जुलाई 2013 तक आप देख लें कि आप सियासी बुनियादों पे कहाँ खड़े हैं, माशी बुनियादों पे कहाँ खड़े हैं, इलाकाई सियासत में कहाँ खड़े हैं, आलमी सियासत में कहाँ खड़े हैं। हम तो कई तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं ना। तो इन 5 वर्षों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जहां तरक्की की तरफ आगे जाना चाहिए था, हम तरक्की की बजाय बहुत सारे मसाइल अपने इर्द गिर्द जमा कर चुके हैं। और उसकी बड़ी वजह भी यह है
कि हम सियासी एडवेंचर करते हैं, सियासी मुहिम जोई करते हैं, आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जब निजाम को चलाने की कोशिश करेंगे तो यही कुछ होगा जो अभी इस वक्त हमें हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के बिगाड़ की सूरत में। सलमान आबिद साहब, अपनी मंशा से अगर हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो क्या मंशा हो सकती है बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, क्योंकि रजा रब्बानी साहब ने तो बड़े क्लियर कट एतराज़ात उठाए हैं कि आप इंटरिम गवर्नमेंट को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जितना एम्पावर कैसे कर सकते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है इस अमेंडमेंट में। देखिए, मेरा जाती ख्याल ये है कि बज़ाहिर तो ये पीपल्स पार्टी और PMLN कहते हैं JUI के इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये भी नहीं चाहते कि वक्त पे इंतखाबात हो। उसकी वजह है कि जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं उनको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त अगर हम आवाम में जाते हैं नवंबर में तो लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। बिजली की कीमतों को देखें, गैस की कीमतों को देखें, पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखें, अद्वियात को देखें, तो मुल्क में माशी बदहाली है। 14 लाख अफराद जो है वो एक बरस के अंदर मुल्क छोड़ के चले गए हैं माशी बदहाली की वजह से, नौजवान। तो इस वक्त के जो हालात हैं, हुकूमत को लगता यह है कि अगर इन हालात में इलेक्शन हुए और इस्टेब्लिशमेंट ने PTI का रास्ता ना रोका और उनका कोई सियासी बंदोबस्त ना किया तो इलेक्शन हमारे हक में नहीं होंगे। यही वजह है कि इस वक्त अंदर मुस्लिम लीग के अंदर भी जो है ये खबर है कि जनाब हमें इलेक्शन से गुरेज करना चाहिए। PTI अभी भी क्या इतना बड़ा खतरा है इस पूरे जो इत्तेहादी निज़ाम है, जो पॉलिटिकल सेटअप है, उसके लिए PTI को अभी भी एक खतरा तस्वुर किया जाता है, जबकि इटसेल्फ PTI में इतने धड़े बन गए? देखिए ना, अगर वो खतरा नहीं है तो आप इलेक्शन करवा दें। अगर वो खतरा नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है, पार्टी खत्म हो चुकी है, तो फिर तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ना। इलेक्शन की तरफ ना जाने की वजह यही है कि बदस्तूर अभी PTI का खौफ है। अब कल आपने बड़ा दिलचस्प लतीफा नहीं सुना राजा रियाज का? उन्होंने कहा अगर 10 बरस भी इस मुल्क में इलेक्शन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑपोजिशन लीडर है वो सर। यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि ये लोग कहाँ खड़े हैं। अच्छा सलमान आबिद साहब, एक तरफ तो हमारे वजीर आजम साहब कशकौल तोड़ने के दावे करते हैं, दूसरी तरफ तमाम मुश्किल फैसलों का बोझ जो है वो हमारे अवाम पर डाला जा रहा है। और अगर हुकूमत की बात की जाए तो अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए भी तकरीबन 51 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इन इकदामात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हुकूमत कितनी संजीदा है कशकोल तोड़ने के लिए? देखिए ना, उनकी संजीदगी का आलम यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि अरकान असम्बली को असम्बली खत्म होने से 20 दिन पहले अरबों रुपए की सियासी रिश्वत दी जा रही है। इसी तरीके से पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर को फॉर्च्यून गाड़ियां दी गई हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ के करीब है। फिर उसके अलावा 200 अफसरान को नई गाड़ियां पंजाब हुकूमत दे रही है। ये है पाकिस्तान के हुक्मरानों का इस वक्त वतीरा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे शदीद मुश्किलात का शिकार हो और बकौल प्राइम मिनिस्टर के हम डिफॉल्ट से निकले हैं, और ऐसे में हम अपनी अयाशियां हुक्मरान तबकात, ताकतवर तबकात खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, और सारा बोझ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर हम आम आदमी के ऊपर डाल रहे हैं और उनका खून निचोड़ रहे हैं। जिनको कुर्बानी देनी चाहिए, जिन पर ज्यादा टैक्सेस लगाने चाहिए, उन पर कोई बात नहीं करता। तो मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब के जो बयानात हैं वो तकरीरें बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अगर अमली तौर पे देखें तो उसमें बहुत बड़े तजादात नमे नुमाया तौर पे नजर आते हैं। बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, कमिंग बैक टू द इलेक्शन रूल्स अमेंडमेंट, उसके अंदर एक जो लफ्ज यूज किया गया कि जो अब इंटरिम PM होंगे उनको एम्पावर इस सेंस में किया जा रहा है कि वो मौके पे एक फैसला कर सकते हैं, अर्जेंट डिसीजन वो ले सकते हैं। तो ये किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए ना, इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन को डिले भी कर सकते हैं, और दूसरा वो माशी तौर पे मुख्तलिफ ममालिक के साथ माहिदे कर सकते हैं जो कि आइन के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये उनका मैंडेट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं तो इससे नीयत साफ नजर आ रही है कि मसला 90 दिन में इलेक्शन कराने का नहीं है, इसके पीछे कोई और सियासी चाल है, और अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातें भी उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हैं। सलमान आबिद साहब, आपको लगता है कि थोड़ा लिवरेज मिल सकता है करंट गवर्नमेंट सेटअप को, बिलखसूस PMLN को IMF बेल आउट पैकेज को लेकर इंतखाबात में जा सकती है, इसके ऊपर कैंपेन चल सकती है, एक बड़ी विक्ट्री से तस्वीर किया जा सकता है? ये आम आदमी का और वोटर का मसला नहीं है कि आपको IMF से बेल आउट पैकेज मिला या नहीं मिला। उनका तो बुनियादी मसला यह है कि आपने बिजली की कीमतों में कमी की है,
पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, डीजल की कीमतों में कमी की है, अद्वियात की कीमतों में कमी की है, गैस की कीमतों में कमी की है, रोजगार पैदा किया है। जब जिसका जवाब नफी में है तो लोगों को क्या, आप आईएमएफ से क्या डील कर रहे हैं? आईएमएफ से आपने ये डील की है कि उधर आपने डील की है, बेल आउट पैकेज लिया, उधर आप गाड़ियां बांटते फिर रहे हैं, 90 अरब रुपए जो है वो आप तरक्याती फंड के नाम पे एमपी एमएनए को सियासी रिश्वत के तौर पे दे रहे हैं। तो सलमान आबिद साहब, हम इस पॉइंट को भी जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि ये एक अबूरी हुकूमत की तरफ जाते नजर आते हैं, तो क्या इस पॉइंट से मर्दमशुमारी वाले मामले को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि नई हल्काबंदियां नहीं हुई? मर्दमशुमारी का मामला ये है कि उसमें अगर आपने जाना है तो मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाना है और उसमें चारों मुंतखब वजीर आला ने बैठना है, जबकि 2 सूबों के वजीर आला तो है ही नहीं, वो तो निगरान वजीर आला है। तो ये भी आइन के खिलाफ होगा अगर आप मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी करें, मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएं और वहां केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बैठ के फैसला करें, ये भी इल्लीगल होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपके वक्त का, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल एनालिस्ट सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद रहे और ओवरऑल जो भी सियासी सूरत हाल है उस पर उन्होंने अपना तज्जिया पेश किया। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया है ना, वो ये कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है और जिस तरह की इलेक्शन रूल्स में तरामीम की जा रही है, लग ये रहा है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, कोई बुरी हुकूमत, कोई प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के सेटअप को। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे ख्याल से ब्रेक हम लेते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब हम लिटरेरी पर्सनालिटीज को ट्रिब्यूट देंगे क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खदीजा मस्तूर के बारे में, जो उर्दू फिक्शन का एक बहुत बड़ा नाम है, एक मोतबर नाम है। अगरचे बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम पर मुतअद्दिद नावल लिखे हैं, मगर इस हवाले से अगर खदीजा मस्तूर के नावल आंगन की बात की जाए तो वो बहुत अहम है, जिसमें तकसीम की ना सिर्फ तारीख मिल जाती है बल्कि उस दौर का हमें जीता जागता मुआशरा भी नजर आता है। एक और मुनफरिद शख्सियत, मुनफरिद मकाम की हामिल शख्सियत अदीब इब्ने सफ़ी की भी आज बरसी है जी। इब्ने सफ़ी का आपको पता है ना? जी बिल्कुल मुझे पता है। इब्ने सफ़ी का असली नाम जो है वो इसरार अहमद है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनका जो कलमी सफ़र है 28 साल पर मुहित रहा है और उस दौर के जो लोग हैं, बिलखसूस वो कि जो रीडिंग का शौक रखते हैं, वो बिल्कुल वाकिफ होंगे इमरान सीरीज से। बड़ी ही मशहूर इमरान सीरीज जो है वो इन्होंने तख्लीक की, जिसमें एस्पिनाश और स्पाई के जो नए नए तरीक़ाकार हैं वो इन्होंने मुतारिफ करवाए। और फिर 28 साल पर ये इनका बड़ा ही मोतबर किस्म का सफ़र रहा है और जासूसी की दुनिया में बड़े ही इंटरेस्टिंग जो एलिमेंट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने मुतारिफ करवाए। और अगेन फिर वही बात कि हमें जो हमारी ये जो अदबी दुनिया से मुंसलिक शख्सियात हैं, इनको जानना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। और उसी से मुंसलिक एक छोटी सी कोशिश हमने इस बारे में ये की कि आज हमने 2 जो शख्सियात हैं, बिल्कुल उनको ट्रिब्यूट देने की कोशिश की। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ऐसी शख्सियात को देते रहें ताकि जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उनको पता चले कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारा असासा ही हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनके नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर्स उन्होंने अपने नॉवेल्स में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नमक के बारे में बताना चाहिए, नमक के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जो चाइना की बनी हुई चीजें हैं ना, वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, उनकी बहुत ज्यादा मांग है, क्योंकि वो दूसरी चीजों के मुकाबले में या दूसरे ममालिक की चीजों के मुकाबले में जरा सस्ती भी हमें मिल जाती हैं और इजीली मिल भी जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अब चीन में भी पाकिस्तानी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कौन सी चीज को चाइना में पसंद किया जा रहा है जो चाइना में नहीं मिल रही इस वक्त? चाइना में नहीं मिल रही। वेरी गुड क्वेश्चन अजीम। पाकिस्तानी जो है ना गुलाबी नमक, जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, वो बहुत मकबूल है अब चाइना में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ जो है ना वो हम अब उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल मुआहदे हो रहे हैं, उसको बाहर भेजा जा रहा है। और चीन में पाकिस्तान के जो है ना वो नमक से बने हुए लैम्प्स बहुत ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। अच्छा, वैसे आपने देखा है, मैंने हालिया दिनों में मुझे इत्तेफाक हुआ देखने का एक सॉल्ट से बना हुआ मेरे घर पे है। अच्छा, मैंने ऑनलाइन पेज से ये लैम्प्स ऑर्डर किए
और इतने जबरदस्त लैंप्स हैं वो, उनकी बड़ी वो डिम सी और बड़ी वार्म सी लाइट होती है, और अगर सर्दियों की बात करें विंटर में तो बड़ी अच्छी फील देते हैं अगर आपके रूम में रखे आर्टिफिशियल लैंप है ये प्रॉपर एक लैंप है, मतलब इसमें बल्ब होता है? इसमें बल्ब होता है, और आपको पता है इसमें एट टाइम्स तो ऐसे उन्होंने बल्ब लगाया होता है कि वो नजर भी नहीं आता, ऐसा लैंप बनाया होता है, गोला सा होता है, मतलब आई डोंट नो बॉल सी होती है। मैंने एक्चुअली में इसी तरह का देखा और मुझे वो लगा, क्योंकि अक्सर हमने घरों में भी ये देखा है कि नमक जो है वो इस तरह सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ देखा है, कई घरों में लोग इसे यूज करते हैं। एंड अब मैं जो आपके साथ इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हम पिंक सॉल्ट से बने हुए लैंप्स देख रहे हैं, ये घरों में एयर प्योरीफायर का काम भी करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, धुएं से जो एलर्जी होती है या फिर जो बदबूदार मोल्ड होते हैं, अक्सर घर में हम देखते हैं कि मोल्ड्स वगैरह होते हैं, उनको भी ये दूर करने में मदद देते हैं। तो इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, एयर को प्योरीफाई करना। It actually works, आपने इसको देखा है? It works. Yes, it does. आप अपने अगर आप अपने कमरे में रख लेते हैं, अपने लाउंज में रख लेते हैं, लाउंज में रख लें, कमरे में रख लें, बहुत ही सस्ते होते हैं और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, और खूबसूरती भी ऐड करते हैं, ब्यूटी भी ऐड करते हैं, और इसके साथ साथ जो ना, और आजकल जिस तरह से आबो हवा इतनी गंदी हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर्स में, जब स्मॉग होती है, और हम तो हर बार ये देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब देखा जाता है तो शहर लाहौर बड़ी माजरत के साथ उसके ऊपर पहली 2 पोजीशंस में से तो एक पोजीशन होती है हम हासिल कर लेते हैं फजाई आलूदगी को लेकर। तो फिर मेरे ख्याल से ये बड़ा ही क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिक तरीका है। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है। जो हम इतने महंगे महंगे एयर प्योरीफायर्स ले रहे हैं, उसका सोल्यूशन ये है कि अब आप हर कमरे के लिए, लाउंज के लिए ये सॉल्ट, पिंक सॉल्ट लैंप्स खरीदें, ऑनलाइन दस्तयाब हैं, आप किसी भी। बल्कि मैं तो एक सजेशन दूं मैं यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशन, वो ये कि जिसका बर्थडे आ रहा है जी, और जहाँ जहाँ शादी हो रही, मतलब अब आगे शादियों का सीजन आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से तो तोहफे के तौर पर आप पिंक सॉल्ट के बने हुए लैंप्स दें, क्योंकि आगे सर्दियां भी आएंगी और सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरेगा। हमारा पाकिस्तान में तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है फजाई आलूदगी की। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन तोहफा नहीं होने वाला, जो खूबसूरती के साथ साथ सेहत में भी इजाफा बेहतर करे हमारी सेहत को। अच्छा, बात तो हमने ये सारी पिंक सॉल्ट की, अब हम आएंगे सैरो तफरी की तरफ। और यहाँ पर एक और चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं थी, लेकिन अब मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो चुकी हूं। लेकिन आप हमारे नाज़रीन को पहले क्लॉस्ट्रोफोबिक बताएं तो सही ना, ये क्या है? मुझे भी बताइए क्या है? ये क्या है? ये तंग जगहों का फोबिया है। जब आप बहुत ही कंजस्टेड जगह पे होते हैं, बहुत ही नैरो कोई स्ट्रीट में होते हैं, लिफ्ट में होते हैं, कोई ऐसी गार में होते हैं, केव में होते हैं, कोई टनल में होते हैं, तो आपको खौफ सा आता है। या फिर आप कोई ऐसे रेस्ट रूम में होते हैं जो कि बहुत छोटा है, कोई ऐसे रूम में होते हैं जो बहुत छोटा है या बहुत तंग है, तो आपका सांस घुटता है और आपको लगता है कि इट कैन कॉज डेथ। आपको ऐसा लगता है कि ये तंग जगह से यू कैन इवन डाई। और ये फोबिया मुझे पहले नहीं था, लेकिन खेवड़ा की जो सॉल्ट माइन है वहां पर मैं गई और ये मैंने वहां पर जाकर दरियाफ्त किया कि जी मुझे ये क्लॉस्ट्रो में फोबिक हूं, मुझे ये फोबिया भी है। आप वैसे कितना घूमती हैं आप हर बार आप एक नई जगह का जिक्र करती हैं कि मैं रिसेंटली वहां गई थी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इन जगहों पर जरूर जाएं, क्योंकि हिस्टोरिकल जो हमारे लैंडमार्क्स हैं उनको जाकर आप लोग भी देखें। बहुत खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। मैंने ये बाद में बतानी थी बात, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आप लोग सैर करें इस खूबसूरत सी खेवड़ा सॉल्ट माइन की। इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर जिला जेहलम में वाक़े खेवड़ा नमक कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन और दुनिया में दूसरा बड़ा खुर्दनी नमक का जखीरा है। कहा जाता है कि 322 कबल मसीह में जब सिकंदर आजम राजा पोरस से जंग लड़ने इस इलाके में आया तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए पाए गए और यूं इस इलाके में नमक दरियाफ्त हुआ। नमक की इस कान का सिलसिला 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये सतह समुंदर से 2200 से 4990 फुट तक की बुलंदी पर वाक़ई है। यहाँ 2 करोड़ टन से भी ज़ायद खुर्दनी नमक के ज़खायर हैं। 1849 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियाद पर शुरू किया, जो अब तक जारी है। एक मुनफरिद सयाहती मकाम होने की वजह से ये कान दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ चली आ रही है। खेवड़ा नमक कान में मौजूद अजायब घर, नमक से बनाए गए मीनारे पाकिस्तान, शीश महल, मस्जिद और पानी के तालाब तक सयाहों की रसाई के लिए ट्रेन की सहूलत भी फ्राहम की गई है।
जी बिल्कुल, सॉल्ट माइंस आपने देखी हैं और जिन्होंने नहीं देखी हैं उन्होंने टीवी पर देख ली हैं और वो जाके भी जरूर देखें। हाँ जी बिल्कुल, यही कहने वाला था मैं कि खाली टीवी पर ना देखे, जाकर देखे बिल्कुल। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हम शामिल करने वाले हैं जी शोबिस की दुनिया से। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार एहसन खान, कौन नहीं जानता उन्हें, जिन्होंने अपने नन्हे बीमार मद्दाह की ख्वाहिश पूरी कर दी है और हिना सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हो रहे हैं जिसके। बिल्कुल, बहुत अच्छा उनका ये जेस्चर था कि एक नन्हे उन्होंने अपने फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। वो मिलना चाह रहे थे उनसे और वो बीमार थे। बहुत सेलिब्रिटीज का जब कोई भी इस तरह का जेस्चर आता है, हम सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव और इतना अच्छा लगा और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमने अक्सर देखा है कि जब कोई नेगेटिव बात होती है तो उसको भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया जाता है। और सेलिब्रिटीज़ को तो हम इस तरह से ट्रोल करते हैं, हम ऐसी ऐसी मीम्स बनाते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा करते हैं फिर तब खुशी भी होती है कि इस तरह से सराहा जाता है, इस तरह से पसंद किया जाता है। और सोशल मीडिया पर वो पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। हम दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक साइड पर वो पिक्चर, और हम बिल्कुल दिल से अप्रिशिएट करते हैं एहसन खान के इस इकदाम को। बड़ा ही मस्बत इकदाम है और यकीनन एक हौसला बढ़ा होगा उस बीमार बच्चे का कि जब उसने अपने फेवरेट जो सेलिब्रिटी है उससे मुलाकात की होगी। ये छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में बड़े पॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड करती हैं। इससे पहले मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखी थी, आई डोंट नो कितना अरसा हो गया इस बात को, लेकिन मैं एक हॉलीवुड पर्सनैलिटी हैं, एक अदाकार हैं जॉनी डेप, उनका किसी दौर में बड़ा हूँ बहुत सारे लोग उनके मद्दार रहे हैं। जब मैंने देखी तो उसमें जैक स्पैरो का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था जी, उसी से रिलेटेड मैंने देखा कि वहां पर इस तरह से एक अस्पताल था अमेरिका में ही गालिबन के, जहां पर बीमार बच्चे थे और वहां पर बच्चों की एक बड़ी तादाद थी कि जो जैक स्पैरो से इतनी इंस्पायर थी कि वो सब फैंस थे और वो सब मिलना चाहते थे। और फिर जॉनी डेप को मैंने देखा कि वो जैक स्पैरो का कैरेक्टर उन्होंने अडॉप्ट किया और वो वहां जाकर वो मिले। और उसी सिलसिले की कड़ी आज हम ये देखते हैं कि एहसन खान वो गए हैं और उस बच्चे को मिले हैं जाकर। बहुत अच्छी बात है। और ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये जो कुछ भी होते हैं अपने फैंस की वजह से होते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने फैंस से प्यार करते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि पब्लिक प्लेसेस पर लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं अपने अपने फेवरेट स्टार्स के साथ, और जब आपके स्टार्स सेलिब्रिटीज अच्छे तरीके से सेल्फीज लेते हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ पेश आते हैं, तो खुशी होती है देख करके। बहुत अच्छे हैं। आई पर्सनली नो एहसन खान, मैंने कुछ इवेंट्स उनके साथ होस्ट किए हैं, सो ही इज अ वंडरफुल होस्ट एज वेल, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड वेरी डाउन टू अर्थ। नाजरीन, इसके साथ ही लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।